नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम, चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर जब कोई फैमिली अपने मरीज को भिजवाती है तो आजकल देखा क्या जा रहा है कि दिल्ली से ये ड्रग ट्रीटमेंट सेंटर है ना बहुत कम हो गए हैं। यानी कि कोई चुनिंदा ही 2 4 5 ही नशा मुक्ति केंद्र बचे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है कि ये पहले बहुत सारे थे, अनगिनत थे, अनलिमिटेड थे। अब ये चुनिंदा क्यों रह गए हैं? क्योंकि सरकार द्वारा ना जो गाइडलाइन जारी हुई, ये गाइडलाइन क्यों जारी हुई? क्योंकि दिल्ली के ट्रीटमेंट सेंटरों में या कहीं के भी ट्रीटमेंट सेंटरों में, नशा मुक्ति केंद्रों में आए दिन होने वाली घटनाएं, जैसे मार पिटाई, किसी मरीज का मर जाना, उससे गधा मजदूरी करवाना, ठीक है ना, उसे सही इलाज ना मिल पाना, ठीक है। और इसके चलते सरकार ने इन नशा मुक्ति केंद्रों पर एक गाइडलाइन जारी कर दी। गाइडलाइन का मतलब है कि वहां एक देख रेख होगी, ठीक है, बड़ी जगह होगी, ठीक है, बेड वगैरह होंगे, क्वालिफाइड काउंसलर होंगे, स्टाफ होगा, ठीक है, और 24 आवर डॉक्टर होंगे, जहां साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, जहां मरीजों का ध्यान रखा जाएगा, जहां इन्हें सही चिकित्सा, सही परामर्श मिलेगा, ठीक है। मार पिटाई, गाली गुफ्तार या मरीजों से अपने काम करवाना, अगर इसकी शिकायत सरकार को मिली, है ना, तो सरकार उस नशा मुक्ति केंद्र को भी, जो दिल्ली में चल रहा है और गाइडलाइन के तहत चल रहा है, और उसमें अगर ये चीज पाई जाती है तो सरकार इनको बंद कर देगी, इनका लाइसेंस रद्द कर देगी। ये लाइसेंस क्या होता है, ठीक है ना, यानी कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के तहत, है ना, एक अनुमति लेनी होती है गवर्नमेंट से। इसका मतलब ये होता है कि सरकारी अधिकारी या कर्मचारी उस नशा मुक्ति केंद्र की विजिट करेंगे आकर, ठीक है, और देखेंगे कि वहां की व्यवस्था कैसी है, क्या उतनी बड़ी जगह है जितनी होनी चाहिए, क्या मरीजों के रहने की स्पेस उतनी है जितनी होनी चाहिए, क्या वहां पे कोई सर्टिफाइड क्वालिफाइड डॉक्टर काउंसलर हैं 24 आवर, क्या वहां पर मरीजों की देखभाल करने के लिए स्टाफ है, ठीक है ना, क्या लाइटें, खाना पीना सब ठीक ठाक है, या काउंसलिंग क्लासेस, है ना, ट्रीटमेंट देना, लव केयर कंसर्न, प्यार परवाह, ये सब ठीक ठाक है या नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर वो एक दौरा करने आते हैं, चेक करने आते हैं, निरीक्षण करने के लिए आते हैं, तब जाकर उनको ये लाइसेंस दिया जाता है, ठीक है। तो ये लाइसेंस के हिसाब से, यानी सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से चलने वाले नशा मुक्ति केंद्र अब दिल्ली में कुछ ही बचे हैं। ये कुछ इसलिए बचे हैं क्योंकि दिल्ली में बड़ी जगह लेना बहुत महंगा सौदा है, ठीक है। दिल्ली में गाइडलाइन को फॉलो करना ये भी एक महंगा सौदा है। क्वालिफाइड डॉक्टर रखना, क्वालिफाइड सर्टिफाइड काउंसलर रखना, स्टाफ रखना, है ना, हर चीज के लिए स्टाफ या कर्मचारी काम करेंगे, ये एक महंगा सौदा है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत सारे नशा मुक्ति केंद्र जो अवैध तरीके से चल रहे थे और उसमें मार पिटाई की शिकायतें आती थी, ठीक है, प्रोग्राम काउंसलिंग परामर्श ना होने की शिकायतें आती थी, तो सरकार ने एक गाइडलाइन जारी कर दी, लाइसेंस जारी कर दिया कि सिर्फ वही नशा मुक्ति केंद्र चला पाएगा दिल्ली में जो इस लाइसेंस के अंदर रहकर अपना नशा मुक्ति केंद्र चलाएगा। लेकिन बहुत से नशा मुक्ति केंद्र वाले, जिनका मकसद मरीजों का सुधार पैदा करना नहीं होता, उन्हें रिकवर करना नहीं होता, ठीक है ना, उनकी देखरेख करना, सही परामर्श, है ना, उनका मार्गदर्शन करना, ये चीज नहीं होती। उनका मकसद सिर्फ कारोबार, व्यवसाय या बिजनेस होता है। तो बिजनेस, कारोबार, व्यवसाय के नजरिए से देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने, है ना, दिल्ली में नशा मुक्ति केंद्र खोल रखे थे। यानी जो भी 6 महीने का ट्रीटमेंट लेकर बाहर निकला और वो कुछ दिन बाहर रहा, वो इस तिगड़म में लग गया कि मैं नशा मुक्ति केंद्र खोल लूं, ठीक है ना। उसने देखा कि नशा मुक्ति केंद्र खोलने के लिए कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं करना पड़ता, ठीक है, बस एक जगह लेनी है, चाहे वो 20 गज की हो, 25 गज की हो या 50 गज की हो, जगह लेनी है, उसका किराया देना है, बर्तन, स्लोगन विलोगन, ये छोटा मोटा हिसाब किताब, ऑफिस सजाना सुजाना थोड़ा सा करना है, कुछ मरीजों को फ्री में लाके भर्ती कर लेना है, और जस्ट डायल पर और ऑनलाइन फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर अपने एडवर्टाइज डाल देने हैं और पर्चे बंटवा देने हैं, है ना, ये टेम्पलेट बंटवा देनी है और
इस तरह से मरीज आना शुरू हो जाएंगे और वो मरीजों से रकम चार्ज करेंगे। अब ये मरीजों की फैमिली को तो नहीं पता कि अंदर क्या होता है, ये अवैध है या सही है, लीगल है या गैर कानूनी तरीके से ये काम कर रहे हैं, इनका मकसद क्या है। भाई देखो, किसी के मकसद है ना उसके चेहरे पर या माथे पर तो लिखे हुए नहीं होते हैं। तो ज्यादातर एडिक्ट जो क्लीन हो रहा है, चाहे उसे कार्यक्रम की समझ है, चाहे उसे नशा मुक्ति की समझ है नहीं है, आई एम परफेक्ट वाली फीलिंग लेकर कि सेंटर चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, बस जगह होनी चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा टेबल वेबल बर्तन वर्तन स्लोगन ना भी हो तो भी चल जाएगा, बस एक रजिस्ट्रेशन करवाना है, यानी कानूनी कागजात पर ये हो जाना है कि हाँ भाई एक संस्था चलती है इस नाम से, ठीक है ना, सीएमओ से इसकी अनुमति ले लेते हैं, वो रजिस्ट्रेशन कहलाता है, ठीक है ना। और इस तरह से लोग क्लीन हो रहे थे और नशा मुक्ति केंद्र खोल रहे थे। अब उन्होंने देखा भाई नशा मुक्ति केंद्र तो एक बहुत अच्छी है ना, एक व्यवसाय है, बिजनेस है, जिसमें नौकर भी होते हैं, ठीक है, वो नौकर ही नौकरी भी करते हैं, गालियां भी खाते हैं, जिन्हें मारो भी पीटो भी, अपने तेल मालिश भी कराओ और उनकी हमें फीस भी मिलती है इन चीजों की अपने काम कराने की। तो वो सिर्फ मरीजों को रखते थे, बंद करके रखते थे, पैसों की कटौती करना, खाने की कटौती करना, फीस लेना, घर वालों से झूठ बोलना, ठीक है खुश है, घर वालों से बात करा देना उसको पहले समझा करके कि मुस्कुरा के और अच्छे से बात करनी है, जाहिर ना हो जाए कि तू यहाँ पर खुश नहीं है, अच्छे से बोलेगा तो तेरे को चीफ बना देंगे, अच्छे से बात करेगा तो तेरे को स्टाफ में आने का मौका मिलेगा। उसे भी पता है कि मेरे घर वाले मुझे ले जाने से तो रहे, तो ठीक है अच्छा बोल दे, कम से कम चीफ तो बन जाऊंगा, कम से कम स्टाफ में तो आ जाऊंगा। तो जो भी व्यक्ति क्लीन हो रहा है, चाहे वो 20 साल का है, 30 साल का है, चाहे वो 6 महीने के लिए नहीं या 3 महीने के लिए नहीं या 1 साल के लिए नहीं, जिसके पास है ना ज्यादा प्रोग्राम के अनुभव नहीं है ना, फिर भी वो नशा मुक्ति केंद्र खोल रहा है, क्योंकि उनका मोटिव ऐसे कमाने का ज्यादा होता है। तो एक ऐसा स्थान अगर कोई किराए पे लेगा, किराए पे रहेगा कोई एडिक्ट, तो उसे किराया देना पड़ेगा, अपने काम खुद भी करने पड़ेंगे, और वही जगह अगर वो नशा मुक्ति केंद्र में बदल देता है तो किराया भी मरीज की फैमिली देगी, कमाई भी होगी, नौकर चाकर भी मिलेंगे, सब कुछ होगा। तो लोग इस तरह से एक राजा और प्रथा है ना की तरह नशा मुक्ति केंद्र चलाने लग गए, चाहे उन्हें क्लीन करना आता है, चाहे उन्हें काउंसलिंग आती है या स्पेलिंग आती है नहीं आती है, एडिक्शन का अर्थ मालूम है नहीं है, जस्ट फॉर टुडे के अध्याय क्या कह रहे हैं, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, तो वो कुछ नहीं करते और ना ही वे कोई काउंसलर रखते थे। रही बात, एक डॉक्टर को हायर कर लेते थे कि भाई कभी कोई इंक्वायरी वगैरह आएगी, देखभाल आएगी, तो हम कह देंगे कि तुम हमारे डॉक्टर हो, विजिट करते, कि ठीक है, मैं कह दूंगा कि हाँ मैं इनका डॉक्टर हूँ, उस चीज के वो उसे कुछ पैसे दे देते थे, ठीक है ना। इस तरह से वो नशा मुक्ति केंद्र चला रहे थे, इसमें वो मार रहे हैं, पीट रहे हैं ना, कुछ नहीं पता, मतलब हर व्यक्ति जो क्लीन हो रहा है वो नशा मुक्ति केंद्र खोल रहा है, ठीक है ना, और उसमें वो धीरे धीरे स्कूटर ले रहा है, बाइक ले रहा है, गाड़ी ले रहा है, कार ले रहा है ना, फिर घर ले रहा है, फिर और होटलों पे खा रहा है, कपड़े चेंज हो गए, व्यवहार चेंज हो गया, यानी तगड़ा हो गया, मोटा हो गया, पेट बाहर हो गया, और कमा रहा है ना, जुए खेल रहा है, और अपने सेंटर में और अय्याशियां कर रहा है, महिलाएं बुला रहा है, कोलगल बुला रहा है, ठीक है ना, और जुआरियों को बुला रहा है। इन सारे तरीकों से वो कमाई कर रहे थे। अब ये छोटे लेवल पर नशा मुक्ति केंद्र चलाने वालों के बस की बड़ी जगह का किराया देना, क्वालिफाइड डॉक्टर रखना, क्वालिफाइड काउंसलर रखना, स्टाफ रखना, कर्मचारी रखना, गाइडलाइन के हिसाब से चलना, ये तो वो कर नहीं सकते थे। तो इन्होंने क्या काम करा, ये उत्तर प्रदेश यानी यूपी चले गए, यूपी बॉर्डर, जैसे कि लोनी, गाजियाबाद के आसपास की जगह है जहां जगह बहुत सस्ते दामों पर मिल जाती है। सिर्फ एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन कराकर, यानी कानूनी दस्तावेज में ये दाखिल हो जाता है कि एक संस्था चल रही है सीएमओ के थ्रू, और जहां पर कोई दौरा करने वाला ज्यादा नहीं आता या देखभाल करने वाला, जैसे कि टीम आ जाती है अचानक से, ये लोग ज्यादा नहीं आते, या कभी कोई अचानक से आ भी जाती है तो वहां की पुलिस उनसे मिली हुई होती है, तो पुलिस उनको इन्फॉर्म कर देती है और वे वहां की देख रेख अचानक तुरंत चेंज कर देते हैं। अब वहां पर जगह सस्ती है, ठीक है, एरिया बड़ा है, रजिस्ट्रेशन है, और वहां की गाइडलाइन दिल्ली जितनी सख्त नहीं है, दिल्ली जितनी सख्त नहीं है, और ना ही वहां पे कोई कर्मचारी ऐसा है जो जाकर के रेगुलर चेक करे कि ये क्या कर रहे हैं, इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यूपी पहुंच गए, वहां पे सस्ते में काम हो रहा है, 5,000 या 10,000 रुपए महीना फीस लेकर वो वहां मरीजों को भर रहे हैं, और जो दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली के मरीज, दिल्ली की फैमिली
है ना, वो सस्ते दामों की वजह से उन्हें यूपी भेज देती है अपने मरीज को, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है ये खबर सिर्फ मरीज ही जानता है। जैसे कब्र का हाल मुर्दा जानता है, इसी तरह अंदर क्या हो रहा है, क्या होता है, वो मरीज ही जानता है। घर वालों को तो सिर्फ ऊपरी ऊपरी तौर पर दिखा दिया जाता था। अब घर वाले जब आते थे विजिट करने, तो सबसे पहले वो ऑफिस में आते हैं, ठीक है, तुरंत वो अपने स्टाफ को चेतन कर देते हैं। स्टाफ जाकर व्यवस्था ठीक करवा देता है, ठीक है ना, साफ सफाई बढ़िया से। अगर कोई फैमिली कहती है कि भाई हम अंदर से देखना चाहते हैं, पहले क्या होता था कि अंदर से देखना अलाउड नहीं था, कि भाई अंदर से देखना नशा मुक्ति केंद्र में हम रखते कैसे हैं, क्या होता है, ये देखना अलाउड नहीं है। तो अलाउड के नाम पे इसे अलाउड नहीं कर रखा था कि भाई अलाउड नहीं है, ये जो है गाइडलाइन में नहीं आता। अंदर से देखना, अगर आपको नशा छुड़वाना है या अंदर से देखना है, हम वो उदाहरण दे देते थे कि भाई ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर किस तरह से इलाज करता है ये डॉक्टर बताता है, या ऑपरेशन थिएटर में फैमिली को लाकर खड़ा करता है क्या है? आप अपने मरीज का इलाज कराते हो ना, ऑपरेशन होता है उसका, और ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है आपको दिखाते तो नहीं है, और आपको मतलब भी क्या होता है देखने से, आपको तो आपका मरीज ठीक होने से मतलब, वो कहते हैं भाई ठीक है। तो दिखाते इसलिए नहीं थे क्योंकि अंदर की व्यवस्था गड़बड़ होती थी, अंदर भुखमरी होती थी, दरिया होती थी, पंखे नहीं हुआ करते थे, कूलर नहीं हुआ करते थे, कम पंखे हुआ करते थे, ज्यादा मरीज हुआ करते थे, ठीक है ना, स्पेस कम, मरीज ज्यादा, काउंसलर नहीं है, कोई चिकित्सक नहीं है ना, इलाज लेने वाला नहीं है, खाना ठीक नहीं है, टाइम टेबल नहीं है, मार पिटाई है, गाली गुफ्तार है ना, पूरा सिस्टम बिगड़ा पड़ा है। तो इसके चलते वो ये बोल देते थे कि भाई अंदर दिखाना अलाउड नहीं है। लेकिन आज क्या कर रखा है कि अंदर दिखा देते हैं, ठीक है ना, पहले ही वो बढ़िया करके सजा के रखते हैं। ऑफिस में पोस्टर लगा देंगे जो देखने में लग रहा होगा वो बैच मेडिकल है ना, और मेडल लेते हुए पोस्टर लगा देंगे ना, नशा एक बीमारी है ना, फर्स्ट वन डज द डैमेज, पहला नशा ही जानलेवा है। स्लोगन लगा देंगे, मेडल लेते हुए लगा देंगे, अपने फोटो और सर्टिफिकेट लगा देंगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन लगा देंगे, सजावट, ठीक है, और एक एलईडी लगा रखी होगी बड़ी सी कैमरे, तो अंदर का ना पूरा नशा मुक्ति केंद्र उस एलईडी में देख सकते हैं। तो फैमिली को एलईडी में दिखा देते हैं, तो वो एलईडी में देख लेती है कि हाँ भाई बहुत अच्छी जगह है, इलाज चालू करवा देते हैं, ठीक है, मरीजों को कुर्सी पे बिठलवा देते हैं और शांति का माहौल बना लेते हैं, दो चारों को बुला लेते हैं नीचे, और वो दो चार जो नीचे आते हैं वो फैमिली उनसे पूछने लग जाती है कि बेटा तुम यहीं रहते हो, यहीं भर्ती हो क्या, हाँ, तो यहाँ कैसा हिसाब किताब है ये वो, तो वो कहते हैं आंटी जी ठीक है, अब ठीक है, हम तो यहाँ बहुत खुश हैं, हम तो बाहर भी जाते हैं और घर भी जाते हैं और वापस भी आ जाते हैं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, खाना वाना कैसा, खाना वाना बढ़िया। यदि फैमिली कहती है कि हमें अंदर से भी चल करके दिखाओ, तो अंदर से भी जा करके दिखा देते हैं। क्लास चल रही होती है, एक काउंसलर क्लास ले रहा होता है ठीक है ना, फैमिली कहती है भाई बहुत बढ़िया हिसाब किताब है, तो हम तो यहीं बैठेंगे, हम तो यहीं भेजेंगे अपने मरीज को। तो अंदर क्या हो रहा है, ठीक है, ये फैमिली को नहीं पता चलता, फैमिली को दिखाते कुछ और है और असल में होता कुछ और है। तो फैमिली वहां भिजवा देती है कि यहाँ 20, 25, 30, 50 हजार रुपए देने से अच्छा तो यहाँ ठीक है, खुले माहौल में भी है और सस्ता भी है। और वहां पर वो मरीज के साथ क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, अपने काम करा रहे हैं, गधा मजदूरी करवा रहे हैं। यदि कोई वहां पर हजाम है मरीज, तो पूरे सेंटर के मरीजों की उससे हजामत बनवा रहे हैं बेचारे से कोई सफेदी का काम करने वाला है तो उससे सफेदियां करवा रहे हैं, कोई चुनाई मजदूर है तो उससे चुनाई का काम करवा रहे हैं, कोई जनरेटर ठीक करने वाला है तो उससे वहां का जनरेटर ठीक करवा रहे हैं, कोई इलेक्ट्रीशियन है तो पूरे सेंटर की इलेक्ट्रिसिटी का काम उससे करवा रहे हैं, पंखा खराब हो गया उससे लगवा रहे हैं, ठीक करवा रहे हैं, वायरिंग उससे करवा रहे हैं, ठीक है ना। कोई कुक है ना, खाना अच्छा बनाता है ना, कि भाई ये तो कुक है तो खाना अच्छा बनाता है, उसे किचन में एचओडी बना देते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना देते हैं। तो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हो कि कुल मिलाकर वहां पर मनमानी चलती है ना डायरेक्टर। अब अगर डायरेक्टर का जैसा मूड है वो वैसा बर्ताव करता है अंदर आकर। अगर डायरेक्टर का बाहर से मूड खराब हुआ आता है, बहुत से डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो जुआ खेलते हैं, सट्टा लगाते हैं, अय्याशियां करते हैं, और बाहर से उनका मूड खराब हुआ आता है, जुआ हार के आए और अंदर आए ऑफिस में बैठ गए और किसी ने कह दिया कि भाई है ना, भाई असलम जो है ना भाई गाली दे रहा था, बस उसका दिमाग तो खराब है ही, चला गया, हाँ भाई बाहर निकालो इसे असलम, हाँ भाई तू गाली दे रहा था, नहीं भाई मैंने लेके उसे तोड़ दिया, अपना सारा गुस्सा भड़ास उस पर निकाल दी, ठीक है। अगर उसका मूड ठीक है तो वो उसी हिसाब से व्यवहार कर रहा है, उसका मूड खराब है तो अंदर आकर उसी हिसाब से वो व्यवहार कर रहा है, मरीजों पर गुस्सा निकाल रहा है, किसी किसी को मार रहा है, मारते मारते उसकी जान भी चलेगी, जगह पे जगह लग गई। या डायरेक्टर की गैर मौजूदगी में वहां का जो स्टाफ है
ठीक है, वो अपनी मनमानियां करवा रहा है मरीजों से, वो अपने काम करवा रहा है मरीजों से। और डायरेक्टर ने ऐसे स्टाफ को इसलिए रख रखा है क्योंकि वो फ्री में अवेलेबल है। और अगर वो उन पे रोक टोक लगाता है तो वो स्टाफ वहां टिकेगा नहीं, और स्टाफ टिकेगा नहीं तो उसको वहां चौकीदारी करनी पड़ेगी, मालिक को, डायरेक्टर को। इसलिए वो उन्हें छूट दे के रखता है। अब उसके पीछे ज्यादातर तो वो बाहर रहता है, अय्याशियों में, घूमने फिरने में, है ना, और यहाँ घूम रहा है, वहां घूम रहा है, ये पाया गया है ना। वो कश्मीर घूम रहा है, वो नैनीताल घूमने जा रहा है, वो कभी श्रीलंका घूमने जा रहा है, ठीक है ना, वो धार्मिक स्थलों पे जा रहा है। और धार्मिक स्थलों पर जाने के प्रति, जैसे कि हरिद्वार और जो जगहें हैं धार्मिक स्थल जो है, तो वहां पर जाने का उसका मोटिव कुछ नहीं है, श्रद्धा नहीं है, दर्शन करना नहीं है। वहां पे जाने का मोटिव उसका घूमना फिरना और ताड़ा तूड़ी करना, एंजॉय करना होता है, या वहां होटल लेकर वहां जुआ खेलना, है ना, या थोड़ा सा लेडीजों को ताड़ा तूड़ी करना वगैरह वगैरह। और अपने मतलब अय्याशियों को अंजाम देना। 4 लोग जाते हैं, अकेला नहीं जाएगा, 4 लोग जाएंगे, मजे लेंगे, खाएंगे पिएंगे, उसको एक घूमने फिरने में शामिल कर लेंगे। तो उसे घूमने फिरने में, बाहर और लड़कीबाजी में और इधर उधर की बातों में उसका ध्यान रहता है, तो वो ज्यादातर सेंटर में अपसेंट रहता है। तो वहां का जो स्टाफ है वो मरीजों से अपनी मनमानी करवाता है, अपने कपड़े धुलवाना, अपने काम करवाना, अपने हिसाब से मरीजों को वहां रखता है। कभी मार दिया, कभी पीट दिया, दादागिरी जता दी उस पर, ठीक है ना, और एटीट्यूडों पे काम कराना, उनके सख्तियां करना, परिणाम देना, ठीक है ना, यानी अपने मन मुताबिक उनसे काम कराना, डरा के रखना, ठीक है ना, जिससे उनका काम निकलता रहे। वो डर कर रहते हैं तो इन्हें हाय मिलती है। अब ऐसे रिहैब से बाहर निकला हुआ कोई मरीज अगर जाकर शिकायत करता है अपने परिवार से, तो परिवार क्या काम करता है, बहुत सा परिवार होता है कि बदनामी के डर से कुछ कहता ही नहीं है कि चल छोड़, तू ठीक सलामत आ गया, बस उन्हें कॉल करके या वहां जाकर बातचीत करके ही रफा दफा कर लेते हैं। क्योंकि उन्हें बदनामी का डर होता है, अगर वो केस करेंगे, पुलिस में जाएंगे तो क्या है, बात फैलेगी। क्योंकि उन्होंने समाज से छुपा रखा होता है कि उनका लड़का कहाँ गया था, उनका लड़का नशा भी करता है। अगर ये बात फैली तो सबको पता चलेगा समाज में, बिरादरी में, कि इनका लड़का नशेड़ी है, रिहैब गया था, वहां ऐसा हुआ है, तो बदनामी के डर से छोड़ देते हैं। और बहुत सा परिवार जो बदनामी के डर को नहीं देखता, नजरअंदाज कर देता है, और वो पुलिस में जाता भी है। तो पुलिस में शिकायत होने पर पहली बात तो पुलिस उनकी शिकायत दर्ज ही नहीं करती, है ना। ऐसे ऐसे पैंतरे, ऐसे ऐसे दावपेच खेलेगी कि वो वापस चले जाएंगे कि भाई सबूत दिखाओ, गवाह दिखाओ, ठीक है ना, कब भेजा था, कहाँ भेजा था, क्यों भेजा था। अब ना सबूत है ना कोई गवाह है। यदि कोई सबूत है भी, कोई गवाह है भी, उससे कहा भी कि भाई हम पुलिस में कंप्लेंट कर रहे हैं यार, कि तू हमारे साथ कल थाने चलना और गवाही देना, जो हम कह रहे हैं हाँ वो सही है, तू बोलना कि हाँ वहां ऐसी व्यवस्था है, वहां पे मारपिटाई होती है और मारपिटाई करी है, तो वो गवाही देने से मना कर देता है। उसकी फट्टी है, वो पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता, वो उससे दुश्मनी नहीं लेना चाहता, या फिर उसकी वहां पे उठबैठ है, तो वहां से उसकी उठबैठ बंद हो जाएगी। और इसमें उसका फायदा क्या है, तो ऐसे में वो क्या काम करता है, गवाही नहीं देता, तो पुलिस केस ही दर्ज नहीं करती और रिहैब वाले को सूचित कर देती है कि हाँ वही ऐसे ऐसे बातचीत है। क्योंकि पुलिस की मंथली आती है उस रिहैब से, ठीक है ना, जो भी मंथली उन्होंने बांध रखी हो, जितना बड़ा उसका रिहैब हो, कारोबार हो, उस हिसाब से, जैसे 20,000, 10,000, 15,000, तो उस हिसाब से पुलिस की मंथली बंधी हुई होती है। इसलिए पुलिस डिले कर देती है, नजरअंदाज कर देती है, ज्यादा भागदौड़ नहीं करती। यदि केस कर दो, कंप्लेंट कर भी दो, तो वो फॉर्मेलिटी के लिए वहां जाएगी, बैठेगी, चाय वाय पिएगी और उन्हें अलर्ट कर देगी, ये हाँ भाई तेरी कंप्लेंट आई है, ये देख कंप्लेंट की कॉपी। अरे सर लो चाय पियो, पेप्सी ला, थम्स अप ला, मंगा के, अरे सर ये तो बच्चों के लिए मिठाई ले जाना, उन्हें, है ना, कुछ रुपए देकर, जिसको घूस बोल देते हैं, और भेज देते हैं। अब उधर वो फैमिली इंतजार कर रही है कि कार्रवाई हुई क्यों नहीं, कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ। तो एक्शन इसलिए नहीं हुआ, दोबारा उन्हें किसी कानूनी बातों में उलझा दिया, ठीक है। तो बहुत से एडिक्ट की फैमिली ऐसी भी होती है कि उसके एडिक्ट ने, उसके नशेड़ी ने उनको बहुत परेशान कर रखा होता है, जो भर्ती कराते समय खुद डायरेक्टर को यह बात कहकर आती है कि भाई इसे रख लो, मारो पीटो कुछ भी करो, बस घर मत भेजना। तो ऐसी बात सुनकर उस रिहैब वालों का हौसला और बढ़ जाता है कि अब तो उन्हें घर से भी अनुमति मिल गई। अब वो उसे मारे पीटे, गधा मजदूरी कराएं, ड्राइवर बना दें, है ना, और साफ सफाई करने वाला बना दें, है ना, फ्री का बना दें, क्योंकि उन्हें घर से अनुमति मिल गई है। और ये बात मरीज को भी पता है कि मेरे घर वाले ऐसे बोल गए। वो जाकर शिकायत भी नहीं कर सकता कि मुझे मारा पीटा ऐसा रखो, क्योंकि उसने परेशान ही इतना कर रखा है घर वालों को। घर वाले कहते हैं बस घर मत भेजना, समय पे फीस आती रहेगी इसकी, है ना, हम समय पे फीस भेजते रहेंगे। इस हरामजादे को
है ना, कड़ी निगरानी में और सख्ती से रखना इसने बहुत नाक में दम कर रखा है। दूसरी वो फैमिली जो कोई एक्शन नहीं हुआ, वो थाने जाती है या चौकी में जाती है और वहां जाकर पूछती है, ठीक है, और फिर से अपील करती है कि भाई हमने जो रिपोर्ट लिखवाई थी, हमें उस रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई चाहिए, और वो एक्शन नहीं करते तो वो ऊपर तक जाते हैं, यानी उस अधिकारी से उस थाने के ऊपर, जैसे कमिश्नर, ठीक है, एसएचओ, बड़े बड़े ऑफिसर तक, सीपी पुलिस तक जाती हैं, ठीक है ना, या वहां से भी काम नहीं चलता तो वो सीएमओ तक जाते हैं, सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर। ये जो नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं यूपी में, ये चीफ मेडिकल ऑफिसर, है ना, सीएमओ दफ्तर ऑफिस की निगरानी के तहत चलते हैं। ये वो छापे वाले होते हैं जो समय समय पर, जिनको निरीक्षण करते रहना चाहिए नशा मुक्ति केंद्र का। अगर ये आकर वहां का निरीक्षण करें और वहां मार पिटाई साबित हो जाए, गाली गुफ्तार अपने काम साबित हो जाएं, तो ये सीएमओ ऑफिस जो है, दफ्तर जो है, ये उस सेंटर को बंद भी कर सकता है, फ्रीज भी कर सकता है, लाइसेंस रजिस्टर सब रद्द कर सकता है, और ये भी कह सकता है कि तू दोबारा कभी नशा मुक्ति केंद्र नहीं खोलेगा। लेकिन ये सभी क्या काम करते हैं, पुलिस वाले पैसा लेते हैं, फिर बात आगे तक जाती है, ठीक है ना, आगे तक जाने वाले जाकर छापा मारते हैं, ठीक है, और वो क्या काम करता है सेंटर वाला, वहां एक फौरन इस बात को सुनकर के भाई बड़े कमिश्नर आने वाले हैं, बड़ी कार्रवाई आने वाली है, तो वो डॉक्टर को मुहैया कर लेता है ना, हायर कर लेता है, अच्छे काउंसलर को, सर्टिफिकेट वाले को हायर कर लेता है। ये कह देना कि भाई मैं यहाँ का काउंसलर हूँ, हाँ मैं यहाँ का डायरेक्टर हूँ, मैं दिन भर यहीं रहता हूँ, बस थोड़ी बहुत देर के लिए अपने घर जाता हूँ, ठीक है ना, उसे मोटी रकम दे देते हैं, डॉक्टर को मोटी रकम दे देते हैं और व्यवस्था सही कर देते हैं, और मरीजों को सिखा देते हैं कि हाँ भाई पुलिस आए तो ऐसे बोलना है, नहीं तो पता है ना क्या होगा। अब बाहर से इंक्वायरी आती है, वो आकर के मरीजों से पूछते हैं, व्यवस्था देखते हैं, ठीक है, मरीजों से पूछते हैं, मरीज कहते हैं नहीं जी अंकल जी सब ठीक है। वो नंबर बनाने के लिए कह देते हैं कि अगर हम पुलिस वालों के सामने ये कह देंगे सब ठीक है, तो बाद में हमें स्टाफ में ले लिया जाएगा, हमारी एक बीड़ी बढ़ा दी जाएगी, हमारी एक रोटी बढ़ा दी जाएगी, हमें शाबाशी मिल जाएगी, हमें छूट मिल जाएगी। इसलिए इन नशा मुक्ति केंद्र वालों का ज्यादा कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाता। वहां के रूल रेगुलेशन और गाइडलाइन दिल्ली के मुकाबले बहुत हल्की लाइट है ना, जहाँ चेकिंग नहीं आती, अंदर क्या हो रहा है कोई देखने वाला नहीं आता, कोई कंप्लेंट आती है तो पुलिस वाले सूचित कर देते हैं, वो व्यवस्था ठीक कर देते हैं और दिखा देते हैं सब अच्छा अच्छा। पुलिस वालों को पैसा चला जाता है, सीएमओ तक बात जाती है, तो सीएमओ वालों को भी पैसा भरते हैं वो, है ना, 10,000, 20,000, 50,000, जितना भी सीएमओ ऑफिसर मांगेगा या वहां के कर्मचारी मांगेंगे उतने पैसे दे देता है वो, उसे अपनी दुकान बंद थोड़ी ना करनी है, ठीक है, तो वो भी रफा दफा कर देते हैं। और जब बड़े बड़े अफसर ही जो सजा दिला सकते हैं, बंद कर सकते हैं, न्याय कर सकते हैं, वो ही अगर घूसखोर बन जाए तो फिर आम जनता क्या करेगी, ठीक है ना। तो ऐसे में तो फिर उस फैमिली को, मरीज की फैमिली को बहुत पावरफुल होना चाहिए, बहुत पैसे वाला होना चाहिए, उसको हाई कोर्ट तक जाना चाहिए, वकील करना चाहिए, केस करना चाहिए, सबूत इकट्ठे करने चाहिए, गवाह इकट्ठे करने चाहिए, तब कहीं जाकर उस पर कार्रवाई होगी। अब इतनी कोई भसूड़ी ले सकता है तो कार्रवाई होगी, वरना हर कोई कहता है कि चल हटा धक्का दे। समझे दोस्तों, धन्यवाद।